लोगों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि कौन कैंडिडेट उतारा जाएगा, तो सर परिवार से होगा या पार्टी के जो अदर मेंबर्स हैं उनमें होगा, तो सर इस 75 को हम जब गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 0 से, तो वो 0 ही रहता है। जब कोई नौकरियां ही नहीं हैं आज के इसका लाभ मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने इसको 5 साल का कर दिया, मतलब 5 साल पहले कोई हरियाणा प्रदेश में आया उसको भी ये इसका फ़ायदा देने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे कभी उन्होंने काम नहीं किया, जनता की सुध नहीं ली। आज पहली बार शायद विपक्ष में, वो सत्ता पक्ष में है, मैं विपक्ष में होकर एक विधायक काम कर रहा है, तो उनको इस चीज़ की ईर्ष्या तो करने वाले हैं कि जब उनकी खुद की गाड़ी यहाँ से गुजरती हो, किस तरह का ट्रैफिक जैम का सामना इनको वर्षों से करना पड़ा, मगर किसी ने सुध नहीं ली। आज अगर मैंने इसके ऊपर पूरा समझ के इसको और पूरी प्रयास करके इस समस्या को समाधान करने की बात की, तो उससे पहले उनको आभार व्यक्त करना चाहिए कि हाँ, हम राजनीति से ऊपर उठकर इस पर आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ टीम 7 से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने मैसेजेस के माध्यम से बहुत सारे हमारे पास सवालात रखे थे। वो चाहते थे कि हम हमारे जो एमएलए हैं अमित सिहाग जी, उनके पास ये सवालात रखें और उसके जवाब हम आप तक पहुंचाएं। तो आज हम एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के माध्यम से उनसे बातचीत करेंगे और जनता के सवालात हैं उन तक रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम तो हमारा जो पहला सवाल है वो है नगर परिषद चुनावों को लेकर लोगों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि कौन कैंडिडेट उतारा जाएगा, तो सर परिवार से होगा या पार्टी के जो अदर मेंबर्स हैं उनमें होगा, तो सर इस तरह की अटकलें, तो सर इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब चुनाव घोषित होंगे, हमेशा से एक प्रथा रही है, जब पिछले भी चुनाव हुए, जब मेरे फादर साहब यहाँ पर पूरी तरीके से संभालते थे, तो हमेशा सभी कार्यकर्ताओं को लेकर, जो हमारे यहाँ पर समाजसेवी हैं, बुद्धिजीवी हैं, सभी की राय मशवरा करके हम उम्मीदवार उतारते थे और कोशिश करते थे सभी की सहमति हो उसके अंदर। तो उसी प्रक्रिया के माध्यम से बाद में जब चुनाव घोषित होंगे, पार्टी की क्या रणनीति रहती है, क्योंकि इस बार डायरेक्ट चुनाव हैं, जैसे जो प्रेसिडेंट का चुनाव डायरेक्ट होगा, तो उसमें क्या पार्टी सिंबल पे लड़ती है, नहीं लड़ती है, हर तरह के जो ये जब इस पे फैसला हो जाएगा उसके मद्देनज़र फिर कुछ इसके ऊपर चर्चा होगी, सभी को बिठाकर बातचीत होगी, सभी वरिष्ठ हैं उनसे बातचीत होगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि कौन सा सही उम्मीदवार है हर वार्ड के लिए, प्रेसिडेंट के लिए। मेरी तो सिर्फ एक ही सोच है, जहाँ तक मैं उम्मीदवार चेहरे पे या नाम पे बात ना करके, मेरी सोच है जो भी व्यक्ति सही मायने में, जो मेरी पिछले 2 महीने से 2 साल से विचारधारा रही है विधायक बनने के बाद, कि जो विकास की बात हो, काम की बात हो, शराफत की बात हो, उसके अंदर जो सूत्रधार बन सके, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सके, मेरी कोई मंशा सिर्फ यही रहेगी कि भी इस तरह के चाहे वो युवा साथी हो, वरिष्ठ हो, महिला हो, उनको आगे बढ़ावा देना, और जितना इस तरह के लोग आगे उतर के आए, यही मतलब मेरी कामना यही है। सर 75% आरक्षण की जो घोषणा की गई है, कहा गया है कि इसमें जो युवा हैं काफ़ी हद तक उनकी जो बेरोजगारी की समस्या है वो हल हो जाएगी, तो सर हम जानते हैं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है इस पर कि कहाँ तक ये जो इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या बनते हैं सर? देखिए, आप गणित में आप भी कौशल, मतलब आपका भी गणित, बेसिक गणित सभी को आता है। अगर जब 75 को हम जब गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 0 से, तो वो 0 ही रहता है। जब कोई नौकरियां ही नहीं हैं आज के तारीख में, मैंने खुद विधानसभा में ये मुख्यमंत्री जी के समक्ष और ये बात रखी थी आंकड़ों के साथ कि किस तरीके से बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आज केवल आज के साल में नहीं है, कोरोना का हवाला ना देकर 2016 से निरंतर जो बड़े राज्य हैं, तकरीबन उनमें पहले या दूसरी पायदान में बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश है। जब कोई नया रोजगार ही नहीं आ रहा, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ से उठकर गुजरात की तरफ या कहीं और पलायन कर रही हैं, जब रोजगार आएगा तब वो कहेंगे कि भी हम युवाओं को नंबर 1 तो रोजगार देंगे। दूसरी बात, जो कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी बात विधानसभा में भी रखी और उठाई, कि जब इस पे एक बहुत बड़ा लकूना है, जो इन्होंने एक और तरीके की कह सकते हैं, सरकारों ने एक तरीके का उपहास करने का युवाओं से काम किया, जो डोमिसाइल की बात है। डोमिसाइल, जहाँ पे महाराष्ट्र में भी इस तरह का एक कानून है, मगर वहाँ पे डोमिसाइल जो है या स्टेट पॉलिसी जो है वो ये कहती है कि 15 साल जो रिहाइश जिसकी रही हो हरियाणा में, केवल उसको इस चीज़ का लाभ मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने इसको 5 साल का कर दिया, मतलब 5 साल पहले कोई हरियाणा प्रदेश में आया उसको भी ये इसका फ़ायदा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो बैकडोर एंट्री बाहर के युवाओं को, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो ये कहते हैं रोज़गार हम 75% देंगे, जो हाल की पिछले 1 साल में भर्तियाँ हुई हैं उसके अंदर आपने खुद देखा होगा, गवर्नमेंट जॉब्स में कहीं पे जहाँ पे 180
लोग जो मान लो बिजली महकमे में लगाए गए, वहाँ पे अधिकतम लोग 90% से ज़्यादा बाहर के लोग थे। उसी तरीके से हर सरकारी नौकरी हो या दूसरी नौकरी में आपको देखने का, और इसकी आपको अगर जांच पड़ताल भी करोगे, सारे आंकड़े उठाकर देखोगे, इसमें दोनों पार्टियों के बीच में भी मतभेद है। ये फैसला तो एक तरफ से सिर्फ दिखाने के लिए लागू करवा दिया गया। यहाँ पे जब आरएसएस जो बीजेपी का थिंक टैंक है, वो खुद इसके विरोध में है कि भी अगर ये इस तरह की नीति लागू की जाती है तो एक तरीके से जो बड़ी कंपनियां हैं उनको यहाँ पर आने में बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि जो टैलेंट है वो टैलेंट पूल की बात करते हैं, और जो हमारे लोग बाहर हैं जहाँ पे अगर वो भी इस तरह की पॉलिसी को लागू कराने का प्रयास करते हैं तो उनको भी कहीं कल जो मान लो हरियाणा का युवा साथी बाहर काम कर रहा है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश कहता है जी हमें नहीं चाहिए, आप जाइए अपने घर पे, तो वो भी बेरोजगार। मतलब ये पॉलिसी केवल और केवल एक घोषणा था, जो जिस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह की फजीयत इन सरकारों की हुई है, इन पार्टियों की हुई है, उसके मद्देनज़र लोगों को, युवाओं को गुमराह करने के लिए इन्होंने घोषणा किया था। बट आज की तारीख में आपको बेरोजगारी का आलम आपके किसी से छुपा नहीं हुआ है। अगर रोजगार मिल रहा होगा तो सभी युवा यहाँ पर खुश होते, यहाँ पर रोजगार ही नहीं है तो 75% देंगे कहाँ से? सर अब डवाली की जो समस्याएं हैं सर, उस पर बातचीत करना चाहूँगी आपसे कि सर अनअप्रूव्ड जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर लोग हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि डेंगू सर इस वक्त पीक पकड़े हुए है, तो बहुत सारी समस्याएं इस वजह से भी है क्योंकि वहाँ पर सर सीवरेज सिस्टम और पानी सिस्टम को लेकर सर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सर अगर वो कॉलोनियाँ अप्रूव्ड नहीं है तो पिछले 2-3 सालों से यही बात सुनने में आ रही है, तो सर उन्हें अप्रूव्ड करवाएगा कौन सर? ये समस्या ये गंभीर रूप धारण किए हुए है। ये मैं आपकी जानकारी में देना चाहूँगा, मैं खुद इसके बारे में गंभीर हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरे हमारे जो क्षेत्र है, हमारा पूरा जो शहर है, उसका एक तरफा विकास, एक तरीके से विकास हो। और उसके लिए मुझे भी ये बीच में जो अड़चन आई, कई बार जो मेरे पास नागरिक आते थे कि भी हमारी पानी की सुविधा या मूलभूत सुविधाएं हैं ये है नहीं यहाँ पर। जब हम पता करते अधिकारी कहते सर ये अनअप्रूव्ड है, हम यहाँ कुछ कर नहीं सकते। इसका बकायदा मैंने विधानसभा सत्र में इसके ऊपर एक प्रश्न भी लगाया था और इसके ऊपर कोशिश शुरू की थी उनके संज्ञान में लाके भी कब तक ये अप्रूव्ड की जाएंगी। इसकी तरफ से मैं आपको ये मान लीजिए कि पीछे से बैकग्राउंड से मैंने इस पर थोड़ा बहुत काम शुरू किया हुआ है। यहाँ से जो प्रपोजल भी जाना होता है या एक तरह की सेंसस होता है, जनगणना होती है, जिस तरह का भी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस शुरू करवाया हुआ है। और उसके ऊपर आगे जाके जो तकनीकी रूप से या जो विधानसभा में भी चाहे उठानी हो, चाहे मुख्यमंत्री महोदय से मिलना हो, उसके ऊपर जाके मैं फिर से इसका प्रयास इस साल के अंदर प्राथमिकता से करने का काम करूँगा। सर गोल चौक के लिए आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो माध्यमों से लोगों ने कहा कि यहाँ से जो अपने पौधे हैं उसका ट्रांसप्लांट नहीं करवाया गया या इन सब चीज़ों को। तो सर हम ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा यही पूछना चाहते हैं आपकी, सर आपका क्या कहना है उन अटकलों पर? देखिए, जो अटकलें लगा रहे हैं वो इस तरह के लोग हैं कि पहली बार शायद विपक्ष में रहते हुए यहाँ पे जो पार्टियाँ रही, जिन पार्टियों से इस तरह के लोग संबंधित हैं कुछ, तो वो विपक्ष में होते हुए बड़े बड़े यहाँ पे कभी उन्होंने काम नहीं किया, जनता की सुध नहीं ली। आज पहली बार शायद विपक्ष में, वो सत्ता पक्ष में है, मैं विपक्ष में होकर एक विधायक काम कर रहा है, तो उनको इस चीज़ की ईर्ष्या, तो वो सोचते हैं कि भी कहाँ से किस तरीके से अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो अगर ये काम हो रहा है तो इस काम के ऊपर कोई ना कोई टिप्पणी करना, उनको सिर्फ एक ही काम में ज़्यादा मेरे को लगता है रुचि है। तो पहली बात। तो दूसरी बात ये है, जितने भी पौधों की बात है, पौधों के ऊपर जो भी संस्थाएं हैं उन्होंने स्कूल के अंदर भी ट्रांसफ़र किए हैं उन पौधों को, और ये मैं इनको ये चौंक तैयार होने के बाद व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्ट लेते हुए इसको एक बेहतरीन और एक बहुत ही सुंदर रूप में हम इसको तैयार करने की हमारी मंशा है, बल्कि हम इनसे सबसे सहयोग की उम्मीद रखते हैं। सबसे पहली बात तो इनको ये खुशी होनी चाहिए थी, इन सभी लोग जो कुछ लोग हैं नाम मात्र टिप्पणी, कुछ बहुत ही छोटी संख्या में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी मानसिकता ऐसी हो सकती है, वो जो टिप्पणी करने वाले हैं कि जब उनकी खुद की गाड़ी यहाँ से गुजरती हो, किस तरह का ट्रैफिक जैम का सामना इनको वर्षों से करना पड़ा, मगर किसी ने सुध नहीं ली। आज अगर मैंने इसके ऊपर पूरा समझ के इसको और पूरी प्रयास करके इस समस्या को समाधान करने की बात की है, तो सबसे पहले उनको आभार व्यक्त करना चाहिए कि हाँ, हम राजनीति से ऊपर उठकर इस पर आभार व्यक्त करते हैं। तो मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा आगे, बट मैं ये है कि इसको एक बहुत बड़ी सुविधा के रूप में है, और मैंने जो इसको महसूस किया, और कितने कम समय में, ये कोई वायदा लोग करते हैं और 5-5 साल, 6-6 साल, 10-10 साल चले जाते हैं और वो वायदे पूरे नहीं होते। मैंने इसको 1 साल के अंतराल में
इस काम को ना केवल सिरे चढ़ाए या आज आपके कितनी तीव्र गति से ये काम हो रहा है, शायद ही आपने कोई प्रोजेक्ट इतनी जल्दी जल्दी बनते हुए देखा होगा। और इसका सौंदर्य करने का काम मैं आगे अगला चरण में वो अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारी से लूँगा और इसको एक बेहतरीन चौक के रूप में हम डेवलप करके देंगे। सर अंतिम सवाल आपसे कि ऑक्सीजन प्लांट सर शुरुआत की गई उसकी, सर अब उसका कार्य कहाँ तक प्रोसेस में? देखिए, ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरीके से हमारा जितना भी था बहुत वो भी एक अपने आप में उदाहरण है, जहाँ पे अगर इच्छा शक्ति हो उस चीज़ का उदाहरण है। जब सबसे चरम सीमा पे था कोरोना, उस समय लोग ऑक्सीजन की बात किया करते थे, सब सरकार की तरफ देख रहे थे, सरकार की भी तरफ से ऑक्सीजन प्लांट उस टाइम नहीं लगे थे। मैंने अपने व्यक्तिगत जितना भी कोशिश हो सके उससे प्राइवेट कंपनी के माध्यम से किया। उसके बाद भी एक बीच में राजनीतिक जब लग गया, प्लांट इस्टेब्लिश हो गया, तो सबने कोशिश की अपने आप, बिना शुरू हुए भी इसका उद्घाटन कर दिया गया। कंपनी वाले भी सोचते थे कि ये क्या हो रहा है, तो उस पर भी कोशिश की, कई लोगों ने टिप्पणी और राजनीति में खींचने की, बट हमारी कोशिश थी यहाँ पे किसी तरीके से ये सुविधा लाने की। उसके बाद इसका जो चेकअप हुआ, सारा कुछ हुआ, कहीं ना कहीं उसमें था कि भी कहीं ऑक्सीजन की जिस तरह की कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए वो कॉन्सेंट्रेशन शायद नज़र नहीं आ रही। तो जब जांच पड़ताल करेगी वो उसमें ये निकल कर आया कि असली सही मायने में जो लोड होता है, हॉस्पिटल की जितनी मशीनरी अभी लगी है उस हिसाब से लोड है उनके पास, मगर अब एक नई मशीन आ रही है और जो बड़ी मशीन है उससे उस कैपेसिटी का लोड हॉस्पिटल के पास नहीं है। इस कारण से जब वो चलता है तो कई बार कंप्रेसर उसका ट्रिप हो जाता है, बंद हो जाता है। इसे 24 घंटे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन का था। ये सही मायने में रीज़न निकला। लोगों ने कहा कि मशीन खराब है पहली बार, तो वो सारा जांच पड़ताल मैंने खुद व्यक्तिगत 3-4 बार लोगों को, विशेषज्ञों को बुलाकर फाइनली ये निकला। और उसके बाद यही समस्या आ रही थी, बल्कि सिरसा में जो सरकारी अस्पताल, जो सरकारी संसाधन से भी जो मशीनें लगी हैं, वहाँ पे भी यही समस्या आ रही थी। तो इसलिए अब दोनों के लिए, सिरसा के लिए भी और यहाँ के लिए भी, हमने जो महकमे वाले हैं उन्होंने आगे जो डीजी हेल्थ है उनके पास और बाकियों के पास इसके ऊपर भेजा हुआ है। बल्कि ये 2-2.5 साल पहले ये अप्रूव होके आ गया था नया, यहाँ पे मतलब ट्रांसफार्मर लगना और जो नया सिस्टम, ताकि बड़ा लोड ले सके, मगर उसके अंदर कुछ तकनीकी कमियों के कारण वो पैसा लैप्स हो गया। अब इस बार जो है उसको भेजा हुआ और मैं व्यक्तिगत रूप से फॉलो कर रहा हूँ। तो जैसे वो मतलब अपना जो सुविधा मिल जाएगी, ट्रांसफार्मर के भी मान लो नया लोड आ जाएगा और उस हिसाब से है, तो ये पूरी तरीके से मतलब चलने की हालत में है। मगर कभी ऐसी परिस्थिति, हाँ भगवान करे पैदा ना हो, अगर कोरोना की जैसे दूसरी वेव की ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो हमारे पास एक बढ़िया मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करने के लिए प्लांट सुनिश्चित। सर कोरोना से एक क्वेश्चन हो रहा है कि सर इस वक्त डेंगू की जो समस्या है लोगों के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर है, कहीं फॉगिंग सिस्टम को लेकर है या फिर सर कह सकते हैं कि प्लाज्मा को लेकर लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। तो सर बाहर कहीं सिरसा जाना पड़ रहा है, उन्हें बठिंडा जाना पड़ रहा है। तो सर लोगों के काफ़ी सवालात थे कि इस पर भी आप हमारे विधायक जी से सवालात करें कि इसके लिए क्या किया जाए कि लोगों की समस्या को हल कर दिया जाए। देखिए, वही है, हर एक मुद्दे को मैं बड़ी गंभीरतापूर्वक लेता हूँ। जब ये ऐसे शुरू हुआ था तो मैंने मीटिंग भी कॉल की थी, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया, बल्कि मैं सीएमओ साहब या सभी व्यक्तिगत। बट एक बात में मैं हर चीज़ पे राजनीति करने का नहीं सोचता, क्योंकि ये एक समस्या केवल इस बार जो डेंगू की समस्या आई, ये केवल डवाली असेंबली की या इवन हरियाणा क्षेत्र की नहीं थी। ये कई राज्यों को बहुत ज़्यादा, पूरे मतलब एक समय पे अभी कोई 2-3 हफ्ते पहले तकरीबन 1.5 लाख लोग प्रभावित थे पूरे देश के अंदर, ये आंकड़ा था। तो ये था, बट मैं ये मानता हूँ कि मैं हरियाणा का विधायक हूँ और मैं जो सरकार की तरफ देखता हूँ तो इसमें ज़रूर कोताही है। जिस तरह की तैयारियां, जब आपको पता है कि मानसून सीज़न इस बार लंबा है, संभावना हो सकती है, तो उसकी एक तैयारियां आपकी होनी चाहिए। वो तैयारियां कई बार बहुत कमी, जब तक हम खींचातानी नहीं करते कि हम जाके ना कहें कि भी फॉगिंग होनी चाहिए, वो फॉगिंग नहीं होती। जो सर्वेक्षण होना चाहिए, हम कहते हैं जब तक सर्वेक्षण ना हो तो वो उसमें ढिलाई दिखाई देती है। तो ये चीज़, और इसमें मैं कल बल्कि हम जींद में हमारी रैली थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, तो वहाँ पर जब कुछ लोगों ने यहाँ पे जींद के हालात बताए। जींद एक बड़ा केंद्र है, हमारा तो बहुत छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे भी वही समस्या जो मैंने एक बार उठाई थी कि यहाँ पे एक अल्ट्रासाउंड मशीन हुआ करती थी जो विद साहब के अम्बाला भेज देगी, पैक्ट पड़ी रही 6-7 महीने, और हम गर्भवती महिलाओं को, गरीब जो हैं खास करके, उनको ये चाहिए। बट वो मैंने उसकी आवाज़ उठाई थी विधानसभा में, और अनिल विद साहब ने खुद व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर मुझे आश्वासन दिया था कि आपकी मशीन को वापस दे दिया जाएगा। मगर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक आश्वासन को भी ये सरकार नहीं मानती और अभी तक वो मशीन नहीं आई।
और वही हालात जींद के दिखाई दिए जब मुझे बताया गया कि वहाँ भी मशीनें पड़ी हुई हैं, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, कर्मचारी नहीं है, लोग नहीं है, मतलब वही हालात वहाँ के हैं। तो ये सब डबवाली की समस्या नहीं है, ये समस्या पूरे, मैं मानता हूँ आज की तारीख में हरियाणा की व्यवस्था की है। जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं वो अपनी जिम्मेवारी का एहसास नहीं कर रहे, वो अपनी कमिटमेंट्स का एहसास नहीं कर रहे, उस चीज़ को बदलने का बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो ये हमारी बातचीत थी विधायक एमएलए जी से, जिन्होंने हमारे जितने भी सवाल जनता ने हमारे तक भेजे थे और हमने उन तक रखे, उन्होंने बहुत ही बखूबी उन सभी का जवाब दिया और काफ़ी हद तक जो लोगों को उनके जो सवाल थे उनके जवाब मिल चुके होंगे। तो इसी तरह की लाइव कवरेज के लिए हमारा चैनल न्यूज़ टीम 7 से आप इसी तरह से जुड़े रहें। आपके साथ मैं हूँ उर्वशी।